जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने कुछ अवधारणाएं सीखी थी जेनेटिक्स के बारे में। जो आनुवांशिकी होता है, आनुवांशिकी, ये दो पक्षों से मिला हुआ है। अर्थात ये क्या होती है, एक शाखा होती है विज्ञान की, जिसमें हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं। सबसे प्रथम होता है आनुवांशिकता या वंशागति की। आनुवांशिकता आनुवांशिकता और प्लस विभिन्नता या विभिन्नता, वेरिएशन बोलते हैं इसको, विभिन्नता या विविधता भी बोलते हैं। अर्थात आनुवांशिकता क्या होती है और विभिन्नता क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आनुवांशिकी विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? आनुवांशिकी विज्ञान की एक शाखा है। इसमें किस किस का अध्ययन करते हैं हम? आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। देखो, आनुवांशिकता का मतलब ये होता है कि जो पैतृक लक्षण होते हैं या आनुवांशिक लक्षण होते हैं, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना, उसको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता बोलते हैं। इसी प्रकार जो विभिन्नता होती है, उसका अर्थ यह होता है कि एक ही संतति से उत्पन्न होने वाले संतानों में क्या होता है, कुछ डिफरेंट पाया जाता है, कुछ अंतर पाया जाता है, कुछ विषमताएं पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विभिन्नता बोलते हैं। अर्थात जो माता पिता से जो उत्पन्न संतानें हैं, वो अपने माता पिता के एकदम एक जैसी नहीं रहेगी, कुछ अंतर उसमें अवश्य पाया जाएगा, लेकिन कुछ समानता भी होती है और कुछ विभिन्नता भी होती है। तो जो अंतर पाया जाता है माता पिता से या दो संतानों के बीच में जो अंतर पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विभिन्नता बोलते हैं। तो ये विभिन्नता क्या होती है? ये तो निश्चित निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है इसमें। और ये क्या बनती है? ये क्या करती है? समानता बनाए रखती है। क्या करती है? ये समानता को बनाए रखती है। मतलब जैसे मनुष्य की संतान मनुष्य जैसी रहेगी, गाय की संतान गाय जैसी रहेगी, अन्य दूसरे जानवर की संतान कैसे भी हो, वो उनके जैसे समानता बनी रहेगी। तो समानता बनाने का काम कौन करता है? आनुवंशिकता। और उनमें कुछ डिफरेंट होता है, कुछ अंतर पाया जाता है, और वो क्या होता है कि ये कुछ ना कुछ जैव विकास में मदद करता है। दोनों चीजें, ये भी करता है और ये भी करता है। तो दोनों क्या करते हैं? जैव विकास में मदद करता है। यदि हम एक जैसे रहेंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे किसी को, थोड़ा सा अंतर रहेगा तो हम क्या होते हैं? उसको पहचान सकते हैं। तो दोनों चीजों का महत्व है जैव विकास में, और दोनों चीजों का अध्ययन ही करना क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। तो हमने ये पहले चर्चा कर ली थी। अब इसके बाद में कुछ हमने कुछ टर्म भी पढ़े थे, कुछ शब्दावली भी पढ़ी थी उनके बारे में, कुछ उनका जो अर्थ होता है वो देखा था हमने। आज हम उसमें पढ़ेंगे मेंडल के नियम। देखो, आनुवंशिकी का जनक किसको माना जाता है? आनुवंशिकी के जनक किसको माना जाता है? मेंडल को माना जाता है। और आनुवंशिक शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन ने दिया था, है ना। तो आगे जाकर के जब मेंडल ने नियम की खोज करी थी, आनुवंशिकता की खोज करी थी, इसके पहले भी कुछ खोजें हुई थी, लेकिन उनका रिजल्ट सही नहीं आया था। और मेंडल के ने जो जितने भी प्रयोग करे मटर के पौधे पर, उनका रिजल्ट आया, और उन्होंने एक विज्ञान की संस्था के सामने अपना जो निष्कर्ष था, जो प्रयोग का निष्कर्ष था, उनको रखा। किंतु कुछ समस्याएं थी वैज्ञानिकों के बारे में। जो उस समय डार्विनवाद चल रहा था, कुछ वैज्ञानिक चल रहे थे, लेकिन मेंडल जो थे वो एक ईसाई मठ जो में काम कर रहे थे, छोटे विद्यालय में काम कर रहे थे, इसलिए उनकी इतनी वर्चस्व नहीं बन पाया उनके नियम का। फिर 1984 में उनकी मृत्यु हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया। और उनके नियम सन 1900 में, कब? सन 1900 में 3 वैज्ञानिक, हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे हुगो डे व्रिच, और जर्मनी के शेरमार्क, और ऑस्ट्रिया के जर्मनी के वो थे कार्ल कॉरेंस, ये जर्मनी के थे, और ऑस्ट्रिया के थे शेरमार्क। ये 3 वैज्ञानिकों ने वापस उसी नियम को दोहराया, उन्हीं का प्रयोग करा वापस, और उसी निष्कर्ष पे पहुंचे जिस पर मेंडल पहुंचे थे। फिर उनको मेंडलवाद का उनको महत्व मिला, और उनके आधार पर 3 नियम प्रतिपादित किए उन्होंने। कितने नियम प्रतिपादित किए? 3 नियम।
मेंडल के नियम, मेंडल के द्वारा जो दिए गए नियम थे ना, आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। आनुवंशिकता के नियम, ये इनको मेंडल के नियम भी बोलते हैं, मेंडल के नियम। ये 3 नियम दिए थे इन्होंने। एक है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा था पृथक्करण का नियम, दिखाई दे रहा है ये, पृथक्करण का नियम। और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जो प्रभाविता का नियम था, वैसे अगर सही माना जाए तो मेंडल द्वारा जो प्रतिपादित नियम था ये 2 ही थे। कितने थे? ये 2 ही। कौन कौन से? पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने, जैसे गोडीवृज है, कार्ल लॉरेंस है और शेरमार्क है, इन्होंने जब नियम की खोज करी तो इनके द्वारा भी कुछ नियम प्रतिपादित किए गए थे, लेकिन उसी को किसके आधार पर जोड़ दिया गया? मेंडल के नियम के साथ ही उनको जोड़ दिया गया। तो वास्तव में देखा जाए तो मेंडल के द्वारा प्रस्तावित नियम नहीं था। मेंडल द्वारा जो नियम दिए गए थे वो कौन कौन से थे? पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इन नियमों को समझने के लिए, इन तीनों नियमों को समझने के लिए मेंडल ने एक संकरी क्रॉस करवाया पौधों के बीच में, द्विसंकरी क्रॉस करवाया और त्रिसंकरी क्रॉस करवाया। कौन कौन सा? एक संकरीय क्रॉस, एक संकरीय क्रॉस, मोनोहाइब्रिड, फिर द्विसंकरीय क्रॉस, द्विसंकरीय क्रॉस, और फिर त्रिसंकरीय क्रॉस, त्रिसंकरीय क्रॉस। और भी यदि ज्यादा हो तो उसको पॉलीहाइब्रिड बोलते हैं, है ना। एक संकरी, द्विसंकरी, ये तीनों प्रकार के क्रॉस है। तो ये जो नियम दिया था एक संकरी क्रॉस, इसके आधार पर कौन सा नियम समझ सकते हैं हम? प्रभाविता का नियम समझ सकते हैं। द्विसंकरीय क्रॉस के द्वारा हम क्या नियम समझ सकते हैं? पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझ सकते हैं। पहले हम इनको देखेंगे, इनके होता क्या है इनमें, फिर इनके नियमों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिससे हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहले हम देखेंगे एक संकरीय क्रॉस। एक संकरीय क्रॉस, एक संकरीय क्रॉस। देखो, एक संकरीय क्रॉस क्या होता है कि जब एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है, एक लक्षण की वंशागतिकी का अध्ययन किया जाता है, या एक लक्षण के 2 विपर्यायी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, 2 विपर्यायी रूपों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं एक संकरीय क्रॉस। जैसे मान लिया जाए, आपको पता है कि ये जो मटर के पौधे में कितने लक्षण पाए जाते हैं? 7 जोड़ी। 7 जोड़ी है। कितने जोड़ी हैं? 7 जोड़ी। और 7 जोड़ी जो लक्षण है, अर्थात कितने लक्षण हो गए टोटल? 14 लक्षण हो गए हैं। अर्थात एक प्रभावी है और एक अप्रभावी होगा। तो 7 प्रभावी है और 7 कैसे हैं? अप्रभावी है। तो यदि हम एक जोड़ी लक्षण का अध्ययन यहां करेंगे, कितने जोड़ी का? एक जोड़ी। तो उसमें एक स्वरूप उसका क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा, और एक स्वरूप क्या रहेगा उसका? अप्रभावी रहेगा। तो दोनों रहेंगे लक्षण एक ही। वो मान लिया जाए यहाँ पे हाइट का लक्षण अपन ज्ञात करेंगे, या लंबाई का लक्षण ज्ञात करें, लंबाई। तो लंबाई एक तरह की कैसे हो गई? अधिक लंबाई और एक कम लंबाई। अधिक लंबाई और एक कम लंबाई। अब इसको दोनों को तुलना करेंगे तो ये अधिक लंबा रहेगा और ये कम लंबा रहेगा। इसको बोना बोलेंगे और इसको लंबापन बोलेंगे अपन। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हैं? विपरीत हैं। तो इस तरह से यदि हम एक लक्षण का अध्ययन करेंगे तो हमको क्या बोलेंगे? एक संकरी क्रॉस। एक साथ में यदि 2 लक्षणों का अध्ययन करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? द्विसंकरीय क्रॉस। और एक साथ में यदि हम 3 लक्षणों का अध्ययन करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? त्रिसंकरीय क्रॉस।
तो हम सबसे पहले क्या समझ रहे हैं, एक संकरी क्रॉस समझ रहे हैं। तो एक संकरी क्रॉस में क्या होता है, माना कि हमने एक ऐसा पौधा लिया जो एक लंबा है, क्या है, लंबा। आपको पता है कि एक लक्षण के लिए जो जीन्स होती है, ये समयुग्मक की बोलते हैं इसको, होमोजाइगस, क्योंकि इसमें समान समान जीन है, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा पौधा कौन सा लिया हमने, बोना पौधा लिया। अब ये लंबा पौधा है और ये क्या है, बोना पौधा है, अर्थात इसमें जो जीन है ये कैसी है, अप्रभावी समयुग्मजी। कैसी है ये, अप्रभावी समयुग्मजी। ये कौन सा है, प्रभावी समयुग्मजी। अब ये प्रभावी क्यों है ना, ये अप्रभावी क्यों है, ये थोड़ा ध्यान होना चाहिए आपको। क्योंकि ये प्रभावी इसलिए है क्योंकि इसमें जो जीन्स है, ये टी, ये कारक है, मतलब कि दो कारक है, जोड़े में रहती है ये, और ये एक दूसरे के क्या समयुग्म, ये युग्म विकल्पी है, ये एलिल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिल। अर्थात इसमें क्या है, ऐसे गुणसूत्र होते हैं ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। अब यहां पर मान लिया कैपिटल टी है, तो इसके ऊपर भी क्या है, कैपिटल टी रहेगी यहाँ पे जीन। और ये कैपिटल टी क्या होती है, इसमें और स्मॉल टी में अंतर क्या रहता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड के क्रम का अंतर होता है मात्र। और ये न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, जैसे आपको पता है जीन क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड के क्रम से बनी होती है। डीएनए का छोटा खंड होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और वास्तव में डीएनए कैसे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से। अर्थात जीन जो डीएनए होता है वो क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब असंख्य न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर होते हैं। मान लिया जाए ऐसा है ये डीएनए, ऐसा, ये इस तरह से। तो ये यहां से यहां तक मान लिया जाए, ये 100 से लगाकर कितने हैं, 150 तक मान लो न्यूक्लियोटाइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक जीन बोलेंगे, एक जीन। फिर यहां से यहां तक दूसरी जीन, यहां से यहां तक दूसरी जीन, यहां से यहां तक, इस तरह से छोटे छोटे जो खंड होता है डीएनए के, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन। और उसको पहले क्या बोला जाता था, कारक बोला जाता था, है ना, मेंडल के द्वारा क्या बोला जाता, कारक बोला जाता। अब इसमें क्या होता है, जीन के अंदर आनुवंशिक सूचनाएं होती है। क्या होती है, आनुवंशिक सूचनाएं होती है। और वे आनुवंशिक सूचना के आधार पर काय का निर्माण करती है, एमआरएनए का निर्माण करती है। काय का निर्माण करती है, एमआरएनए का, अर्थात मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका निर्माण करती है। फिर एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है। तो इस तरह से इनके अंदर सक्रिय जीन होती है, मतलब इसमें ये जो जीन होती है कैपिटल टी, ये शीघ्रता से कार्य करती है और प्रोटीन का संश्लेषण अधिक करती है, जिससे ये पौधा कैसा होगा, लंबा होता है। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, इसका क्रम अलग रहता है न्यूक्लियोटाइड का, तो इसमें वो ऐसे लक्षण कम रहते हैं, ज्यादा प्रोटीन नहीं बन पाती है, इसलिए ये कैसा रहेगा, बोना रहेगा। तो इनमें दोनों में इतना सा अंतर है। अब हम बात करते हैं यहां क्या होता है कि सबसे पहले युग्मक जनन होता है। क्या होता है, एक पौधा लिया हमने, ये कैसा है, लंबा है, और ये कैसा है, बोना है, अर्थात छोटा है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें युग्मक जनन होगा। युग्मक जनन समझते हैं आप, कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। तो यहां सबसे पहले युग्मक जनन होगा, और यहां कितने युग्मक बनेंगे, 2 युग्मक। एक गुणसूत्र इधर जाएगा, एक गुणसूत्र इधर जाएगा, और उस गुणसूत्र के साथ में ये जो जीन है, कारक है, ये भी पृथक पृथक जाएंगे, क्योंकि आपको एक इधर रहेगा, एक इधर पे था, तो दोनों पृथक होंगे, तो दोनों जीन भी क्या होगी, पृथक होगी। इस प्रकार से इसमें भी क्या होगा, युग्मक जनन होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनमें क्या होता है, इसको हम यदि क्रॉस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, क्रॉस, कैपिटल टी और कैपिटल टी। देखो इसमें क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां 1 2 3 और 4 लिख दो। इसका 13 13 14 23 24 से जोड़ दो इसको, मतलब 1 3 को जोड़ो पहले। 1 3 को जोड़ने पे क्या बना, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहां देखिए आप, इसका यहां पर परागण करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं अपन, पर परागण करवा रहे हैं। अर्थात मान लिया जाए ये वाली जीन है, ये प्रभावी है, और ये वाली कौन सी है, अप्रभावी जीन है, लेकिन है दोनों कैसे, समान है, इसलिए हमको समयुग्मजी बोलेंगे। और अप्रभावी समयुग्मजी, इसको क्या बोलेंगे, प्रभावी समयुग्मजी। अब यहाँ दोनों एक जैसी जीन युग्मक बनेंगे ये, और यहाँ भी दोनों एक जैसे युग्मक बनेंगे। अब यहाँ देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ 23 2 3, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर 24 वाला देखो, 2 और 4 को मिला देंगे अपन, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है।
तो यहाँ जो F1 ये बीज बनेंगे, इनको वापस हम बोएंगे। क्या बोएंगे? इन बीजों को बो देंगे जमीन में, उसको उनका बोना होगा, और बोने के बाद में जब पौधा होगा तब हमें पता चलेगा भाई इसमें लंबा पौधा था कौन सा था ना बोना पौधा कौन सा है। तो ये जो F1 के पीढ़ी के जो बीज प्राप्त हो रहे हैं, इनको बोने के बाद हमें ये पता चलता है कि सभी पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। जिससे स्पष्ट ये हुआ है कि यहाँ जो कैपिटल टी वाला जो है, ये वाला लंबा लंबा वाला लक्षण है, वो बोने पर पे क्या है, प्रभावी है। और ये कैसा है लक्षण, यहाँ दब गया है, नष्ट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। ये आगे जाके जहां इसको वो मिलेगा समय, जैसे इसकी अलग होगा ये लक्षण प्रकट हो जाएगा, मतलब ठीक है। तो ये यहाँ दब गया है सिर्फ, लेकिन नष्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम प्रभाविता का नियम बोलते हैं। अब यहाँ सब पौधे कैसे रहेंगे, ये कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, लंबे पौधे रहेंगे। ये F1 के पौधे कैसे हैं, लंबे। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम बोलते हैं, एक संकरी क्रॉस। अब यदि हम ये F1 से क्या बनाएंगे, F2 पीढ़ी बनाएंगे, तो वो देखिए अब कैसा होगा वो। यहाँ देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ इनका क्रॉस करा दिया हमने वापस F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी प्रकार कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसको बोलेंगे F1। अब हाँ, F1 में कितने संतति पे कितने बीज प्राप्त हो रहे हैं, मान लो यहाँ पे जितने बीज प्राप्त सभी कैसे आएंगे, लंबे। इसलिए F1 में जो ये कैपिटल टी किसको दबा रही है, स्मॉल टी को, अर्थात इसमें लंबापन किसको दबा रहा है, बोनेपन को। सभी पौधे कैसे रहे, लंबे। तो इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। मतलब एक लक्षण प्रकट हो रहा है, एक लक्षण दब रहा है, उसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। अब यहाँ देखिए हम किसका अध्ययन करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ इसका स्वपरागण कराएंगे। क्या करवाएंगे, स्वपरागण। तो F1 में जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सभी एक जैसे हैं, इसलिए जीनोटाइप और फिनोटाइप में कोई अंतर नहीं। सभी इनकी फिनोटाइप मतलब लंबाई कैसी है, सबकी एक जैसी है, और उनका जीन संगठन देखिए एक है। तो यहाँ जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ देखिए आप कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ कितने प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, दो प्रकार के। यहाँ सेम प्रकार के बने, यहाँ भी दो युग्मक बने थे, लेकिन दोनों के पास क्या था, दोनों के पास में समान जीन थी, ठीक है ना। और यहाँ देखो असमान बन रहे, एक कैपिटल टी वाला एक स्मॉल टी वाला। इसमें देखिए कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला। वापस इसको क्रॉस करवाएंगे हम इस तरह से। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी, फिर यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पर देखिए स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये पौधा कैसा रहेगा, शुद्ध लंबा रहेगा। ये पौधा कैसा रहेगा, संकर लंबा रहेगा। और ये पौधा कैसा रहेगा, संकर लंबा रहेगा। और ये पौधा कैसा रहेगा, शुद्ध बोना रहेगा। अब देखो यहाँ जीनोटाइप अनुपात देखो आपका, पहले फिनोटाइप देख लेते हैं। फिनोटाइप अनुपात किसको बोलते हैं, फिनोटाइप अनुपात पता है आपको, ऐसे बाह्य लक्षण जिसको हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं कि ये लंबा है, ये बोना है, इसके पुष्प का रंग लाल है, ये हरा है, ठीक है, या बीज का रंग कैसा है, पीला है, ये बीज का रंग कैसा है, हरा है, या पुष्प का रंग सफेद है, या पौधा ऊंचा है कि छोटा है, ठीक है, या पुष्प की आकृति, उसका जो पुष्प की स्थिति कैसी है, अधस्थ है कि कक्षस्थ है ना। ये जो देख सकते हैं हम आंखों से, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप अनुपात। तो फिनोटाइप अनुपात देखिए यहाँ पे, इसमें तो कोई फिनोटाइप जीनोटाइप मिला नहीं था F1 में। अब यहाँ जो पीढ़ी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, F2 पीढ़ी कहलाएगी, है ना। तो यहाँ देखिए एक तो क्या है, ये लंबा है, ये लंबा है, लंबा मतलब टोटल कितने हैं, 3 पौधे तो लंबे हैं, और एक पौधा कैसा है, बोना है। ये इस तरह से 1:3 अनुपात 1 आता है इसमें। अर्थात इसको यदि प्रतिशत यदि पूछे परीक्षा में तो प्रतिशत कितना आएगा, इसको हम 100 मान लेंगे पूरा, तो 75% तो ये रहेगा, 75%
लंबा रहेगा और 1% क्या होगा, 25% क्या रहेगा, ये बोना पौधा रहेगा। कभी कभी ये पूछ सकते हैं। तो इस तरह से अब हम क्या देखेंगे, इसका जीनोटाइप अनुपात देखेंगे। जीनोटाइप अनुपात, इसमें देखो जीनोटाइप अनुपात कैसा है, ये एकदम शुद्ध है और ये एकदम शुद्ध है। ये प्रभावी शुद्ध है, प्रभावी जो है समयुग्मजी है, और ये भी प्रभावी समयुग्मजी। तो दो तो एकदम शुद्ध हो गए। तो ये एक, अब ये देखो दो एक जैसे है दोनों की जिन संघटन, तो 1:2:1, अर्थात ये कैसा है, कैपिटल टी वाला है, और ये दोनों कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये कैसे हैं, स्मॉल टी है। तो जीनोटाइप अनुपात क्या आया आपका, जीनोटाइप अनुपात क्या आया, 1:2:1। यदि प्रतिशत निकालेंगे तो ये कितना रहेगा, 25%, और ये कितना रहेगा 50%, और ये कितना रहेगा, ये 25% रहेगा। ये हो गया, ये प्रतिशत भी आ सकता है इसमें। तो इसको बोलते हैं हम एक संक्रिय क्रॉस। हमने क्या करा, यहाँ पर एक लक्षण का अध्ययन करा है, अर्थात लक्षण कौन सा है, लंबाई वाला लक्षण, चाहे वो कम लंबा हो चाहे अधिक लंबा हो, लेकिन हमने अध्ययन क्या करा है, एक लक्षण का अध्ययन करा है। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत लक्षण है। ये कैसे लक्षण है, विपरीत लक्षण है। अब यहां देखो, यहां जो F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट होता है, यहाँ पर लंबेपन का लक्षण प्रकट होता है, इसलिए एक लक्षण दूसरे लक्षण को दबा रहा है। जो दबाने वाला लक्षण है उसको प्रभावी, और जो दबने वाला लक्षण उसको क्या बोलेंगे हम, अप्रभावी लक्षण बोलेंगे। और इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। अर्थात वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में क्या करता है, F1 पीढ़ी में एक लक्षण दूसरे लक्षण को दबा देता है, उसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अर्थात एक लक्षण प्रकट हो रहा है और एक लक्षण कुछ समय के लिए छुप गया है, और जैसे उसको मौका मिलेगा वो प्रकट हो जाएगा। देखो यहाँ मौका मिला, प्रकट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर वो नष्ट हो जाए तो यहाँ प्रकट नहीं होता। ठीक है नहीं, तो इसको बोलते हैं एक संक्रिय क्रॉस। अब यहाँ देखो, जब अब इसी से प्रभाविता का नियम भी समझ गए अपन, क्या समझ गए, प्रभाविता का नियम। और इसी से हम ये भी समझ सकते हैं पृथक्करण का नियम भी, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंट। ठीक है ना, ये प्रभाविता का नियम और ये पृथक्करण का नियम। अब इसमें पृथक्करण का नियम क्या होता है, जब युग्मक का निर्माण होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, तो आधे युग्मक मतलब आधे गुणसूत्र अलग युग्मक में जाते हैं और आधे गुणसूत्र दूसरे युग्मक में जाते हैं। अर्थात देखो यहाँ पे एक कैपिटल टी दो, एक युग्मक ये बना रही है, एक युग्मक ये बना रही है, तो कैपिटल टी दोनों अलग अलग हो गए, मतलब आधे इधर आ गए आधे इधर आ गए, और यहाँ पर भी देखो आधे इधर आ गए आधे इधर आ गए, सब जगह देखिए आप। तो जब युग्मक का निर्माण होता है तो जिन के जो जोड़े होते हैं वो अलग अलग युग्मक में जाते हैं, अर्थात पृथक पृथक हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। समझ में आया आपको, प्रभावित और पृथक्करण का नियम। और ये क्या है गया आपका एक संक्रिय क्रॉस हो गया। अब हम देखेंगे द्विसंक्रिय क्रॉस। क्या देखेंगे, द्विसंक्रिय क्रॉस। तो ध्यान देना द्विसंक्रिय क्रॉस पे, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है, और नेट में कुछ क्वेश्चन आते हैं इसके, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं इसके, और बहुत समझने वाला बिंदु होता है ये द्विसंक्रिय क्रॉस। देखिए, द्विसंक्रिय क्रॉस अर्थात द्विसंक्रिय क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि एक साथ दो लक्षणों का अध्ययन करना। कितने एक साथ में किसका अध्ययन करना, दो लक्षण का। जो मेंडल ने जब द्विसंक्रिय क्रॉस का नियम प्रतिपादित किया था उस समय देखो, सबसे पहले तो एक संक्रिय क्रॉस को देखा था उन्होंने, फिर एक संक्रिय क्रॉस को देखने के बाद उन्होंने फिर पृथक पृथक दो लक्षण लिए एक ही पौधे के अंदर। एक ही पौधे के अंदर क्या लिए, दो लक्षण लिए, और दो लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया उन्होंने। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विसंक्रिय क्रॉस कहेंगे। जैसे कि मान लिया जाए एक पौधा हमने लिया कि जिसके बीज की आकृति कैसी है, आकार कैसा, इसका गोल है। कैसा है, गोल है। तो गोल को हम राउंड बोलते हैं, और इसको कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, नहीं, कैपिटल आर से दर्शाते हैं। इसी प्रकार उसी बीज का जो रंग है वो कैसा है, पीला, तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे, कैपिटल वाई से, मतलब येलो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे बीज को
क्या बोल देंगे इसको? गोल पीला। क्या बोलेंगे इसको? गोल पीला। अब आपको मालूम है कि इधर हमने कौन सा पौधा लिया है? ऐसा लिया है जिसके बीज की आकृति कैसी है? झुर्रीदार है और उसका रंग कैसा है? हरा है। ठीक है, तो यहां देखिए आपको पता है कि जिधर हम प्रभावी लक्षणों का जो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसी का जिस लेटर्स का प्रयोग कराएंगे, कैपिटल लेटर्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं? इधर क्या लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ गोल के लिए क्या करा हमने? आर आर, तो यहाँ झुर्रीदार के लिए क्या करेंगे? स्मॉल आर आर। इसी प्रकार यहाँ पीले के लिए क्या क्या करा हमने? कैपिटल वाई। कैपिटल वाई, तो यहाँ क्या करेंगे? स्मॉल वाई करेंगे। अब यहाँ देखिए आप, अब ये सबसे पहले क्या करेंगे? पृथक्करण का नियम लागू होगा इसके ऊपर। सबसे पहले क्या होता है? पृथक्करण का नियम लागू होता है कि जब युग्मक निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा या किसी भी विभाजन द्वारा, युग्मक का निर्माण तो इस अर्धसूत्री के द्वारा ही होता है। जब यहाँ युग्मक का निर्माण होता है तो यहाँ जो जोड़े रहते हैं इनके, ये पृथक पृथक युग्मक में जाते हैं, जिसको हम, ये आसानी पृथक पृथक हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम बोलते हैं। देखो, एक तो कैपिटल आर और यहाँ क्या आएगा? कैपिटल वाई। कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये दो प्रकार के युग्म बने और दोनों प्रकार के युग्मों पे देखो, आर एक इधर आया, एक आर इधर गया, एक वाई इधर आया, एक वाई इधर आया, अर्थात पृथक पृथक हो गए कि नहीं दोनों। इसी को क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी इस तरह से होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इसमें क्या कराएंगे अपन? एक संकरी इसमें हम क्या करवाएंगे? कौन सा संकरण करवाएंगे? स्वयं परागण करवाएंगे कि पर परागण करवाएंगे? इसमें पर परागण करवाएंगे। क्या करवाएंगे हम? पर परागण करवाएंगे। स्वपरागण नहीं होगा, स्वपरागण F2 पीढ़ी के लिए होता है। तो यहां क्या होगा? देखो, ये क्रॉस कराया हमने और यहां क्या बना? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसी प्रकार यहां भी क्रॉस कराया हमने, क्या बना? यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी प्रकार यहां से क्रॉस करवाया, यहां देखिए आप, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसी प्रकार यहां देखिए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसको हम क्या बोलेंगे? F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? F1 बोलेंगे। अब यहां देखिए, F1 में जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है ना? क्यों नहीं होता है? कि जब हम उसमें पर परागण कराते हैं तो पर परागण में जो F1 पीढ़ी बनती है उसमें सभी बीज कैसे रहेंगे? एक जैसे रहेंगे। जीनोटाइप रूप में भी एक जैसे रहेंगे और फिनोटाइप रूप में भी एक जैसे रहेंगे। देखिए, जीनोटाइप कैसा है इनका? कैपिटल आर इसके पास है, कैपिटल इसके पास भी, कैपिटल आर इसके पास भी, कैपिटल आर इसके पास भी है, स्मॉल आर इनके पास भी है, स्मॉल आर इसके भी पास में है, स्मॉल आर यहाँ भी है और स्मॉल आर यहाँ भी है। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। मतलब चारों प्रकार के बीज की जीनोटाइप संगठन, जीन संगठन कैसा है? एक जैसा है। इसलिए यहाँ अनुपात निकलता नहीं। अनुपात कब निकलते हैं? जब दो बीजों में असमानता हो। ठीक है नहीं? ये बीजों में असमान लक्षण हो तो उसमें निकालते हैं। अब यहाँ देखिए आप, अब जीनोटाइप कैसे रहेगा? जीनोटाइप हो गया। और फिनोटाइप कैसा रहेगा? फिनोटाइप भी कैसा है? एक जैसा है। सभी पौधे कैसे रहेंगे? इस आर ने इस आर को दबा दिया, अर्थात ये राउंड वाला जो बीज है, गोल बीज है, उसने झुर्रीदार बीज को दबा दिया, तो झुर्रीदार लक्षण दब गया यहाँ पे। ठीक है? ये पीले बीज ने हरे रंग को दबा दिया है। ठीक है नहीं? इसी प्रकार सभी बीज कैसे रहेंगे? यहाँ पे F1 के कैसे रहेंगे? F1 के बीज कैसे रहेंगे? गोल और पीले, गोल पीला बीज, ये गोल पीला बीज। ठीक है? अब यहां देखिए आप, अब ये इसके बाद में हम क्या करवाएंगे? इनमें स्वपरागण करवाएंगे और स्वपरागण के द्वारा क्या होगा? इसमें जब F2 पीढ़ी होगी तो F2 पीढ़ी में वहां जीनोटाइप अनुपात भी प्राप्त होगा, फिनोटाइप अनुपात भी प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम एक चेकर बोर्ड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? चेकर बोर्ड का। और चेकर बोर्ड से आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, हम इसको मिटा रहे हैं अभी। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या F1 में क्या क्या बीज बना था? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी प्रकार
एक इसमें से हमने नर ले लिया और एक क्या ले लिया, मादा ले लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ ये आर इससे क्रिया करेगा, ये या कितने प्रकार के बीज उत्पन्न करेगा, ये 4 प्रकार के। पहला कौन सा है, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई। दूसरा कौन सा है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तीसरा कौन सा है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। और इसी प्रकार चौथा कौन सा है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये मान लिया जाए नर है, और ये जो नर पौधा है उसके बाद में इस तरह से ये F1 पीढ़ी में दूसरा मादा पौधा देख लिए हम, तो वो भी कितने प्रकार के, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये भी क्या करेगा, 4 प्रकार के बीज उत्पन्न करता है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई पहला वाला, दूसरा कौन सा है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तीसरा कौन सा है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। और यहाँ चौथा कौन सा हो गया, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। आपको कैसे बनाना है ये थोड़ा देख लीजिए, इसमें एक थोड़ी सी ट्रिक है इसकी बनाने की, क्योंकि ये 2 लक्षण हैं, 2 द्विसंकरी क्लास है, तीसंकरी क्लास में थोड़ा समस्या आती है उसमें। यहाँ देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ एक लिखेंगे हम कैपिटल आर और यहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉल आर। अब ये दोनों क्रिया किससे करेंगे, कैपिटल वाई से और स्मॉल वाई से, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। ये भी किससे करेगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से। अब देखो, कैपिटल वाई और कैपिटल आर का क्या बना है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यहाँ देखो कैपिटल आर और स्मॉल वाई। यहाँ देखो स्मॉल आर और कैपिटल वाई। और यहाँ देखिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस तरह से ये जैसे क्रिया करके 4 प्रकार के बीज उत्पन्न करेगा, इसी प्रकार से मादा में भी 4 प्रकार के युग्मक उत्पन्न होंगे। ठीक है, अब यहां आप देखेंगे चेकर बोर्ड बनाएंगे आप। देखिए देखिए ये हो गया आपका एक भाग, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये एक भाग हो गया, ये 2 भाग हो गए, और ये हो गया आपका 3 भाग, और ये हो गया आपका चेकर बोर्ड का चौथा भाग। अब इसी तरह से यहां भी बनाएंगे अपन। ये एक भाग, ये दूसरा भाग, और ये तीसरा भाग और चौथा भाग बन गया इसमें। अब यहाँ देखो कैपिटल आर लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखें, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। दूसरा क्या लिखें, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। यहाँ कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और यहाँ क्या लिखें, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसी तरह से यहाँ भी बना देते हैं। देखो इसमें एक और भाग बनेगा आपका, यह बना देते हैं। ये वाला, और एक ये बना देते हैं। ये एक भाग हो गया, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, ये 1 मिनट। देखिए यहाँ पे ये कैपिटल और कैपिटल ये हो गया। इसी प्रकार से मादा वाला पौधा भी
इस तरह से 4 प्रकार की युग्म बनाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यह देखिए आप, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। इसी प्रकार से यहाँ क्या आएगा, कैपिटल आर और नहीं स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और नीचे क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ देखो, ये जो दोनों एरो का चिन्ह है, ये और ये इनको प्रदर्शित कर रहे हैं कि 4 प्रकार के बीज इधर हैं, 4 प्रकार के बीज इधर हैं। 4 प्रकार के बीज जब आप आपस में मिलेंगे F2PD में, स्वपरागण करेंगे, तो कितने प्रकार के बीज प्राप्त होंगे, 16 प्रकार के बीज। उसमें से 4 प्रकार के फिनोटाइप होंगे और 9 प्रकार के क्या होंगे, 9 प्रकार के क्या रहेंगे, जीनोटाइप रहेंगे। उसमें कितने प्रकार के रहेंगे अभी देखेंगे। देखो उसको, यहाँ देखिए, कैपिटल आर, इन दोनों ने क्रिया करी, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैसा रहा ये, गोल पीला। कैसा रहा, गोल पीला। गोल पीला। इसी प्रकार यहां देखिए आप, यहां इसने क्रिया करी, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये भी कैसा रहेगा, गोल पीला। ठीक है। अगला देखिए आप, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी कैसा रहेगा, गोल पीला। यहां देखिए आप, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा रहेगा, गोल पीला। अब यहां देखिए, ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल पीला, गोल पीला। इसी प्रकार यहां देखिए, कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां देखो कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ठीक है। इसी प्रकार यहां देखो, ये कैसा रहेगा, गोल हरा रहेगा। ये कैसा रहेगा, गोल हरा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ जो आर है, ये तो बीच का आकार कैसा दे रहा है, गोल आकृति दे रहा है, और ये वाई क्या है, हरे रंग को प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों एक अप्रभावी है, वो अप्रभावी समयुग्मजीय, तो दोनों हरा रंग प्रकट होगा यहाँ पे। इसी प्रकार ये क्या रहेगा, गोल पीला, और ये भी कैसा रहेगा, गोल हरा। अब यहां देखिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहां देखें, स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां देखिए स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां देखिए, ये बीच कैसा रहेगा, ये गोल पीला रहेगा। कैसा रहेगा, गोल पीला, क्योंकि दोनों जगह प्रभावी है। यहाँ आर इसको दबा रहा, दोनों ये येलो वाला है। इस प्रकार यहाँ देखिए, ये भी गोल पीला रहेगा, गोल पीला। ये कैसा रहेगा, झुर्रीदार पीला। ये कैसा रहेगा, झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार पीला। अब यहां देखो, ये वाला है स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये देखो स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ देखिए, ये वाला कैसा रहेगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये कैसा रहेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ देखिए आप, ये कैसा रहेगा, गोल पीला, और ये कैसा रहेगा, गोल हरा। अब यहां देखो, ये कैसा रहेगा, झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार पीला, और ये कैसा रहेगा, झुर्रीदार हरा। यहां देखो, शुद्ध रूप से 2 बीज बन रहे हैं, 2 पौधे बन रहे हैं F2PD में। इसको बोलेंगे, सभी को क्या बोलेंगे हम, F2PD बोलेंगे इसको।
इनको क्या बोलेंगे, F2PD बोलेंगे। यहाँ देखो ये एकदम शुद्ध बन रहा है, जो पहले हमने लिया था F1 में, ठीक है ना। F1 के पहले जो पेतक लिया था हमने, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, उसके समान बन रहा है। एक कैसा लिया था हमने, स्मॉल आर स्मॉल वाई लिया था, स्मॉल आर और स्मॉल वाई लिया था। यहाँ पे देखो अब बाकी के कैसे हैं, यहाँ जो जीनोटाइप अनुपात देखेंगे हम, क्या देखेंगे, जीनोटाइप अनुपात। तो जीनोटाइप अनुपात क्या रहेगा इसका, जीनोटाइप अनुपात देखो, ये गोल पिला 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 गोल पिला, और ये 8 और ये 9 पौधे कैसे हैं, गोल पिले हैं। अब यहां देखो दूसरा कौन सा है, दूसरा देखिए, अब झुर्रे यहां तक तो हो गया आपका। ये गोल हरा, ये कैसा है, गोल हरा, ये एक गोल हरा एक हो गया, इसको अपन दूसरा टिक लगा देते हैं, गोल हरा एक। और गोल हरा कहां पे देखिए आप, ये गोल हरा यहां पर है, ये 2, और तीसरा कौन सा है, एक और है गोल हरा, एक कहां पे देखिए इसको, गोल पीला यहाँ पे 9 है, और गोल पीला यहाँ पे है, ये 7 है, और ये 8 है, और ये 9 है, और यहाँ गोल हरा एक ये है, यहाँ पे एक ये है, ये वाला, ये 1 हो गया, ये यहाँ 2 हो गया, और यहाँ पे कौन सा हो गया, ये गोल हरा 3 हो गया। तो अनुपात क्या आया, 3। गोल हरा कितना है, 3, और गोल पीले कितने, 9। इसी तरह का झुर्रीदार देखो, झुर्रीदार पीला, ये झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2, और झुर्रीदार पीला 3, ये 3 हो गए। तो इसमें भी अनुपात कितना आया, 3। और ये कौन सा, झुर्रीदार हरा, इसका अनुपात क्या आया है, 1। टोटल देखो 9 3 कितना हो गए, 12, 12 3 कितना हो गए, 15, 15 ने 16, 16 प्रकार के बीज उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पे जो जीनोटाइप अनुपात है, वो देखिए जीनोटाइप अनुपात कैसे निकालेंगे आप। अब देखिए जीनोटाइप अनुपात निकालने का, जीनोटाइप अनुपात निकालने के लिए एक नियम है, आप याद रखना उसको, कि 1 अनुपात 2 अनुपात 1, उसकी घात कितने लगा देंगे हम, इसकी घात n होती है। अरे एक संकरी क्रॉस है तो 1 लिखेंगे, द्विसंकरी क्रॉस है तो 2 लिखेंगे, और त्रिसंकरी क्रॉस है तो 3 लिख देंगे। तो यहाँ कितने कौन सा नियम पढ़ रहे हैं अपन, द्विसंकरी क्रॉस का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं इसको, फिर अपन देखते हैं। द्विसंकरी क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात कितना आया, द्विसंकरी क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात कितना आया आपका, देखो इसको कैसे निकालते, 3 अनुपात 1 की घात कितनी होती है, n। तो यहाँ 3 अनुपात 1 की घात कितनी हो गई, 2। इसको 2 बार लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 अनुपात 1, और गुणित में क्या लिखेंगे, 3 अनुपात 1। अब यहाँ देखो 3 कम 3 तिया कितने होते हैं, 9, और यहाँ देखो 3 कम 3, फिर 1 का गुणा करेंगे, 3 कम 3 और 1 कम 1, ये अनुपात आया। इसी प्रकार यहाँ देखो फिर जीनोटाइप अनुपात, दूसरा कौन सा है, जीनोटाइप अनुपात। यह देखिए उसका था 1:2 अनुपात 1, ये वाला, ठीक है ना। इस पे घात कितनी रहेगी, n रहेगी। अब यहाँ देखो इसके ऊपर क्या चलाएंगे, 1:2 अनुपात 1 की घात क्या आएगी, 2 आएगी। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1:2 अनुपात 1 गुणित 1:2 अनुपात 1, और गुणित 1:2 अनुपात 1। अब यहाँ देखो पहले हम इसका गुणा कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ये 1 का गुणा होगा तो ये यही होगा, 1:2 अनुपात 1। फिर किसका गुणा करेंगे, 2 का, तो 2 एकम 2 अनुपात 2 दूना 4 अनुपात 2 एकम 2। अब यहाँ देखो फिर इसमें काय का गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे अपन, इसका देखिए आप यहाँ पे, गुणित 1:2 अनुपात 1 का। यहाँ देखिए 1 कम 1, 2 एकम 2, और 1 कम
1, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 2 एकम 2। फिर इसका 2 का गुणा करेंगे हम, अनुपात 2 एकम 2 और 2 दूना कितना होंगे 4, 2 दूना 4। देखो यहां तक आ गया है, गलती से ये लिखा गया है 2 घात है, इसका गुणा नहीं होगा यहाँ पे, ये यहां तक ही आएगा ये वाला, ठीक है। इसको 2 इसमें लगेंगे तो ये कितना आया, ये गलती से हो गया था, वो देखो यहाँ कितना आया इसका 2:1:2:1:2:1:4:4 ये वाला। टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, देखिए देखो गलती से इसकी n की घात कितनी आ गई थी, अपन ने 3 लिख दिया था, फिर से देखते हैं इसको, n की घात कितनी यहाँ पे द्विअनुपात है तो 1:2:1 की घात कितनी आएगी, अब 2 आएगी, यहाँ पे गलती हो गई थी वो। अब ये देखिए थोड़ा सा 1:2:1 गुणित में क्या आएगा 1:2:1। देखो सबसे पहले 1 का गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 में 1 का गुणा 1 होगा, फिर 2 1 का इसमें 2 का और 1 का गुणा कितना होगा 2, और फिर 1 में 1 का गुणा 1 होगा, फिर 2 का गुणा करेंगे अपन, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, फिर 1 का गुणा करेंगे अपन तो 1 कम 1 और 2 एकम 2 और 2 एकम 1। ये देखो अब पूरा गिनो, 16 बीज है इसमें, 2 ने 1 3, 3 ने 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 ने 13, 13 और 2 15 ने 16। ये इसका जीनोटाइप अनुपात प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें गुणसूत्र 7 में रहे, इसमें स्वतंत्र अपीयन का नियम कैसा है कि ये अनुपात प्राप्त हुए हैं और उसमें एक शुद्ध पौधा प्राप्त हुआ, देखो यहाँ पे एक शुद्ध पौधा प्राप्त हुआ वो, और एक कैसा हुआ है, देखो एक तो ये प्राप्त हुआ था आपका शुद्ध पौधा आर आर और कैपिटल वाई वाई, और एक कैसा हुआ था स्मॉल आर स्मॉल और स्मॉल वाई प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर ये जीने सब साथ में भी थी, ये सब जीने या कारक कैसे थे, साथ में भी थे, ठीक है नहीं। यह जीनोटाइप अनुपात कितना आ रहा है आपका, ये वाला आ रहा है, और फिनोटाइप अनुपात क्या है 9:3:3:1, अर्थात इसमें मिक्स भी है जीन है, लेकिन जब वो पृथक्करण का जो पृथक्करण हुई है और जब इनको मौका मिला तो ये लक्षण भी क्या हुए, प्रकट हो गए हैं। अर्थात जीन यदि साथ में रहेगी लेकिन एक जीन उसको दबा देगी, लेकिन वो जीन नष्ट नहीं होगी, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलेगा, जैसे ही वो अकेली रहेगी तो वो अपना लक्षण प्रकट कर देगी। जैसे उसके ऊपर से जो प्रभावी लक्षण वाला था वो हटेगा तो वो अपना लक्षण प्रकट कर देगी। इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपयून का नियम। इसमें क्या रहता है कि जब जीने साथ में रहती है तो एक लक्षण दब जाता है और एक लक्षण प्रकट हो जाता है, तो प्रकट होने वाला लक्षण क्या कहलाएगा, प्रभावी, और जो दब जाने वाला लक्षण क्या कहलाएगा, अप्रभावी कहलाएगा। लेकिन जब भी वो अप्रभावी लक्षण को मौका मिलेगा, वो जैसे ही प्रभावी लक्षण उससे अलग होगा तो अप्रभावी लक्षण भी क्या होगा, प्रकट हो जाता है। अर्थात वो साथ साथ में रहते हुए क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है और आगे जाकर के प्रकट हो जाती है। अर्थात स्वतंत्र अपयून हो रहा है उसका, स्वतंत्र प्रवाह हो रहा है उसका, दब तो रही है वो, लेकिन जैसे ही उसको समय मिलेगा, जैसे ही वो अकेली रहेगी तो क्या हो जाएगी, वो जिन्स अपने लक्षण को प्रकट कर देगी। तो ये 3 नियम हो गए आपके। पहला नियम कौन सा था, प्रभाविता का नियम। अर्थात प्रभाविता का नियम क्या था कि F1 पीढ़ी में एक लक्षण प्रकट हो जाता है और एक लक्षण दब जाता है। दबाने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण और दबने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और ऐसे संयोग को हम क्या बोलेंगे, प्रभाविता का नियम कहते हैं कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण दबा देता है उसको प्रभावी और दब जाता है उसको अप्रभावी कहेंगे। और पृथक्करण का नियम क्या है, जब युग्मक का निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है, दोनों जो जीने होती है, अलग अलग लक्षणों की जीने, वो अलग अलग युग्मक में प्रवेश करती है। इसी प्रकार स्वतंत्र अपयून का नियम क्या है, चाहे कैसी भी जीन हो, चाहे वो दबने वाली हो दबाने वाली हो, लेकिन जैसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है और जहां उसको मौका मिलता है वो अपने लक्षण को प्रकट कर देती है। अर्थात प्रभावी के साथ रहते हुए भी उसके मौलिक गुण नष्ट नहीं होते, उन आनुवांशिक लक्षण उनके नष्ट नहीं होते हैं। और जैसे ही वो लक्षण प्रभावी से दूर होगी और वो अप्रभावी, जैसे यहाँ देखो अब यहाँ कुछ ऐसे भी बने थे, आपको ध्यान हो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल ऐसे बने थे, अब ये साथ में है, लेकिन जैसे इसको मौका मिला ये प्रकट हुई कि नहीं हुई यहाँ पे, और यहाँ ये दब रही है, कैपिटल आर इसको स्मॉल आर को दबा रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को दबा रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, अर्थात ये भी जोड़ीदार वाले लक्षण वाले जिन है और ये
कैसी है, हरे रंग वाले लक्षण वाली जीन है। तो जैसे इनको मौका मिला ये दोनों लक्षण प्रकट हो गए, और ये F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुए, कहां प्रकट हुए हैं, F2 पीढ़ी में। अर्थात साथ में रहे वो, लेकिन वो नष्ट नहीं हुए हैं। अर्थात क्या हो रहा है, उनका स्वतंत्र अपयून हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आराम से जाना हो रहा है, और वो अपने जहां भी उसको मौका मिलेगा वहां वो प्रकट हो रहा है। इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपयून का नियम। ठीक है, तो ये 3 नियम हमने पढ़े हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयून का नियम। अब हम अगली बार इसमें कुछ ये नियम सभी पौधों पे लागू नहीं होता है। क्या होता है, सभी पौधों पे लागू नहीं होता है। जैसे मिराबिलिस जलापा पौधा है, उसमें जब क्रॉस कराया तो प्रभाविता का नियम प्रकट नहीं हुआ उसमें। ठीक है ना, सप्रभाविता है, बहुप्रभाविता है, युग्म विकल्पिता है ना, वो होता है जीन अन्योन्य क्रिया के कारण। तो हम उसको अगले भाग में समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसको तो समझना है और उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जय हिंद, जय भारत।